नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन के खिलाफ जो गतिरोध चल रहा है उसमें हाथ भी हैं, हथियार भी हैं, कूटनीति भी है, बाजार भी है, लेकिन अब जो सबसे ताजा हथियार जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है माइंड गेम। और प्रधानमंत्री मोदी का माइंड गेम ऐसा है जिसका विश्लेषण करते करते चीन को अरसा लग जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, भारत माता की जय, वंदे। इस तस्वीर से बीजिंग क्यों हिला है? इस तस्वीर से पीएम मोदी ने कौन सी जंग जीती है? इस तस्वीर में हिंदुस्तान की कौन सी ताकत छिपी है? इस तस्वीर में कौन सी कूटनीति की चाल है? इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा माइंड गेम है? लद्दाख हिंदुस्तान का और लद्दाख में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों का ऐसा गौरव बढ़ाया जिसे वो युगों युगों तक याद रखेंगे। भारत माता की जय, वंदे। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में सिर्फ भारत की बात की, भारत की कहानी सुनाई, जवानों की हौसला अफजाई की, अपनी सरहद पर एक नजर डाली। अपने किसी पड़ोसी देश का नाम तक नहीं लिया, लेकिन विकासवाद और विस्तारवाद की जंग पर जुबान खोली तो चीन को मिर्ची लगने लगी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने एलएसी पर 2 महीने से घात लगाए बैठे ड्रैगन को इस लायक ही नहीं समझा कि उसका नाम ले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यही तो माइंड गेम है कि कहा कुछ भी नहीं और चीन ने सब कुछ समझ लिया। ऐसा लगा कि बिना कुछ कहे, बिना छुए प्रधानमंत्री ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। शांति और बुद्ध की बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत की बात करके चीन पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया। एक सैनिक कमांडर की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल ढाल चीन को यह बताने के लिए काफी थी कि भारत की शांति की कामना इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि सरहद पर डटे जाबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री चल कर आए हैं। यानी चीन शांति और युद्ध में जिस विकल्प को चुनना चाहे चुन ले, मर्जी उसकी है। प्रधानमंत्री ने गेंद चीन के कोर्ट में उछाल दी। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है
कि भारत की ताकत क्या है। पिछली शताब्दी में मानवता के विनाश का नाम हिटलर था। प्रधानमंत्री ने न हिटलर का नाम लिया, न किसी देश का नाम लिया, न किसी देश के अधिनायकवादी राष्ट्रपति का नाम लिया। लेकिन 20वीं सदी की कहानी सुनाकर 21वीं सदी में दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाने की चाहत रखने वाले चीन को समझा दिया, ये समझा दिया कि हिटलर बनने की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक लद्दाख जाना चीन की समझ से भी परे था। प्रधानमंत्री मोदी के इस माइंड गेम में चीन फंस गया। प्रधानमंत्री की हुंकार से उसको समझ में आ गया कि भारत अपने क्षेत्रफल में 1 इंच की कमी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारत चीन को उसकी भाषा में ही जवाब देना जानता है। भारत के प्रधानमंत्री का LAC के करीब आकर मुआयना करना चीन पर यह दबाव बना गया कि भारत कुछ बड़ा भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारवाद और विकासवाद की बातों से चीन को अकेला करने की रणनीति को बखूबी अंजाम दिया। वहीं भगवान बुद्ध की बात करके ये भी बता दिया कि बौद्ध धर्म को मानने वाले चीन को भूलना नहीं चाहिए कि उसका धार्मिक स्रोत हिंदुस्तान ही है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख गए नहीं कि चीन की तिलमिलाहट सामने आ गई। अपने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीन ने गीदड़ भभकी दी कि चीनी सेना को हल्के में ना ले, चीन भारत से मजबूत है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का विस्तारवादी वाला बयान चीन को चुभ गया। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, चोर तो अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढने ही लगता है। As to your first question, now India and China are in communication and negotiations on lowering the temperature through military and diplomatic channels. So no party should engage in any action that may escalate the tension at this point. नीमू फॉरवर्ड पोस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LAC की तरफ देखा तो चीन की सेना को यही लगा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसकी औकात को तोड़ लिया है। चीन के पास खुद को सुधारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, लेह आज तक। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को संबोधित किया, ये दरअसल एक सेनापति का लहजा होता है। जैसे युद्ध में निकलते हुए सैनिकों से उनके कमांडर्स बात करते हैं, उस तरह का लहजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी विचारों को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट थे और शौर्य को उनकी सलामी सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। कभी कभी शब्द भी रणभेरी का काम करते हैं। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। कभी कभी शौर्य को भी जोश की जरूरत होती है। इनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोर। कलम आज उनकी जय बोल। कभी कभी हिम्मत भी हौसला मांगता है। आपकी भुजाएं
उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वीर रस की ऐसी बारीकियों से सराबोर था कि शूरवीरों की भुजाएं भी फड़कने लगी। सैन्य परंपरा में युद्ध भूमि में सैनिकों को संबोधित करने की अहमियत बहुत बड़ी रही है। आमतौर पर यह काम कमांडिंग ऑफिसर्स करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे थे। आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत एक गैप था पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में। अभी आप जिस हिसाब से अभी प्रधानमंत्री आगे गए हैं तो ये साफ संकेत है कि भाई अब इस किस्म का कोई गैप नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बात सुन रहे हैं उस आदमी की जो उस रात वहां पर था, और जो भी लीडर मिलिट्री कमांडर हैं जिन्होंने नेगोशिएट किया है, जिन्होंने चीनियों से बात की है, उनसे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, तो उससे कम्युनिकेशन गैप भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। युद्ध भूमि में सैनिकों को संबोधित करने के कई कारण होते हैं। अव्वल तो ये कि सैनिकों को उनके मिशन के बारे में बताया जाए, यानी किसी तरह का असमंजस न रहे। दूसरा ये कि सैनिकों को अपनी शक्ति का एहसास हो और वो दोगुने जोश के साथ दुश्मन पर वार करें। तीसरा ये कि उन्हें ये समझ आए कि नेतृत्व किस परिस्थिति में उनसे कैसी अपेक्षा कर रहा है। विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडर्स, हु आर वी? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? ये भले ही एक फिल्म का सीन है, लेकिन हम हकीकत की बात कर रहे हैं, जहां किसी भी मोर्चे पर निकलने से पहले कमांडर का एक छोटा सा भाषण सैनिकों के भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी होता है। इसे भी आप एक तरह का माइंड गेम कह सकते हैं, जहां दिमाग के नियंत्रण से शरीर की शक्ति को बढ़ाया जाता है। पहली बात तो यह है कि वो उनको खुद पता लग जाएगा कि भाई किस तरह की भौगोलिक और मिलिट्री स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। उनको ग्राउंड पे ब्रीफ किया जा सकता है। दूसरी चीज ये रहती है कि जब कोई भी सेना अपने प्रधानमंत्री को युद्ध क्षेत्र में देखती है तो उनका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान घाटी के साक्षी वीरों से मिलने, उनका हालचाल जानने, उन्हें प्रोत्साहित करने भी पहुंचे थे। आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री ही सैनिकों से सीधा मुखातिब हो तो महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सैनिकों ने सालों तक चीन के सामने एक रक्षात्मक रुख अपनाया, जहां चीनी अतिक्रमण करते थे और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी हमारी। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री ने खुद सैनिकों को संबोधित किया और हर बात को स्पष्ट किया, तो असर अलग ही होगा।
मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। गलवान के बलवानों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और जमा देने वाली ठंड के बीच भारत के इंच इंच सम्मान की रक्षा करने का अपना प्रण निभाया है। 15 जून को अपना पराक्रम दिखा चुके वीरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना एक ऐसा तेवर था जिसमें चीन को भारत की वीर परंपरा का स्वाद मिलने लगा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन में चीन का बगैर नाम लिए ये कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, तो चीन ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दे दी। जाहिर है विस्तार का दूसरा नाम है, उसकी नीति रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति में चीन के खिलाफ उस गुस्से को भी शामिल किया है जो चीन के पड़ोसी देश महसूस करते हैं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बस चीन ने अपने पड़ोसियों को दुश्मन बनाया और भारत ने उनको अपना दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरानी कूटनीति को आजमाया और नतीजा ये निकला कि आज चीन के कमोबेश सारे पड़ोसी देश उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे जिस देश में उसकी सीमा मिलती हो। चीन की ये विस्तारवादी नीति पिछले सदी में जर्मनी के हिटलर की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने न हिटलर का नाम लिया न शी जिनपिंग का, लेकिन इशारों में लद्दाख से जो कुछ कहा उससे दुनिया के कान खड़े हो गए। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन की सीमाएं 14 देशों से मिलती है, लेकिन चीन का सीमा विवाद 23 देशों से है। चीन का भारत से सीमा विवाद जग जाहिर है, जो लद्दाख से अरुणाचल तक फैला हुआ है। वहीं पूर्वी चीन में रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर चीन अपना दावा कर रहा है। पाकिस्तान से भले उसकी दोस्ती की बात हो, लेकिन उससे भी सीमा विवाद चल रहा है। चीन वियतनाम पर भी अपना हक जमाता है, जबकि दोनों का सीमा को लेकर कोई लेना देना नहीं है। म्यांमार पर भी चीन पुराने इतिहास का हवाला देकर कब्जा करना चाहता है। नेपाल के साथ भी चीन का सीमा विवाद पुराना है। 1963 में एक समझौते के बाद भी चीन का अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद है, क्योंकि उसके बड़े इलाकों को चीन अपना बताता रहा है। किर्गिस्तान पर भी चीन अपना दावा ठोकता है। तजाकिस्तान में 2000 साल पुराने किसी चीनी शासक का हवाला देकर चीन अपना दावा करता है। वैसे ही दक्षिण कोरिया पर भी वो अपना दावा करता है। भूटान के बड़े हिस्से पर चीन ने अपनी दावेदारी कर रखी है। इसके अलावा हांगकांग को ऑटोनोमस का दर्जा मिला है, लेकिन चीन उसकी स्वायत्तता का अतिक्रमण करता रहता है। ताइवान की चुनी हुई सरकार को चीन मानता नहीं। तिब्बत की संप्रभुता को चीन बिल्कुल नहीं मानता। दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने अपने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है। वहां वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ उसका विवाद चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन सभी देशों से भारत के रिश्ते बेहद शानदार हैं। लद्दाख के ताजा प्रकरण के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा ने चीन के खिलाफ रूस के रूप में हिंदुस्तान को एक मजबूत दोस्त दे दिया। ये हमारे दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप ये एक मिसाल कि भारत और रशिया की ट्रेडिशनल म्यूचुअल इंटरेस्ट काफी मजबूत हैं और हम भविष्य में इस सहयोग को अपनी स्पेशल फ्रेंडशिप के स्पिरिट में
इसे हम देखते हैं। जिन देशों से चीन की सीमाएं टकराती है, चीन का झगड़ा सिर्फ उन्हीं देशों से नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी चीन का संघर्ष चलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया से चीन के संबंध सबसे बुरे दौर में है। ऑस्ट्रेलिया ने जब से कोरोना संक्रमण पर चीन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया है, तब से चीन उसे धमकी दे रहा है। ऐसे में एशिया महादेश में वो भारत की तरफ ही आशा भरी नजरों से देख रहा है। इस बीच सुपर पावर अमेरिका से चीन का बिगाड़ इतना बढ़ गया है कि अमेरिका चीन से दो हाथ करने को तैयार है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त ही आसान कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के करीब अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है, जिसमें 2 ताइवान बाकी मित्र देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। प्रशांत महासागर में तैनात ये 3 विमान वाहक हैं, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन। एक अनुमान के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। आज तक ब्यूरो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों को पढ़ा था। ये वो पंक्तियां नहीं हैं, लेकिन शक्ति और क्षमा के संतुलन को बताती राष्ट्र कवि दिनकर की ही दूसरी पंक्तियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा नीति पर बिल्कुल फिट बैठती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। युद्ध की रट नहीं, शांति का प्रस्ताव। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाले लद्दाख की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के मायने बड़े हैं, क्योंकि शक्ति का एक लौता परिचय प्रदर्शन नहीं बल्कि शांति की स्थापना भी है। यही कारण है कि भारत एलएसी पर मजबूती से खड़ा होने के साथ साथ चीन के साथ बातचीत भी जारी रखे हुए है। चीन के करनी और कहने में फर्क है, और यही एक फर्क इस बार देखने को मिला। चीन कहता है और जो चीन करता है उसमें फर्क है, और वो फर्क नजर आ रहा है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चीन के ऐसे कह करके बातचीत में लगा करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे और हम लोगों को ना करने दे, ये मानने को तैयार नहीं है। यहाँ मोदी के माइंड गेम का एक और सिरा पकड़ने की आवश्यकता है। वो सिरा है चीन के लिए स्पष्ट संदेश का। पहला संदेश ये कि हम शक्तिशाली हैं। दूसरा संदेश ये कि हम 1 इंच भूमि नहीं छोड़ेंगे। तीसरा संदेश ये कि हमारे लिए युद्ध अंतिम विकल्प होता है। चौथा संदेश ये कि हम इस अंतिम विकल्प के लिए भी तैयार हैं। भारत की नीतियों में संतुलन है, लेकिन भारत की नीतियों में चीन के प्रति भरोसा नहीं है। इसीलिए भारत ने सरहद पर खुद को मजबूत करना नहीं छोड़ा। पैरा स्पेशल फोर्सेस को अलग अलग ठिकानों से लद्दाख भेजा गया है। स्पेशल फोर्सेस ने ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के साथ साथ चीनी फ्रंट पर इनकी तैनाती मामले की गंभीरता को बता रही है। स्पेशल फोर्सेस खास ट्रुप्स होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और काबिलियत की वजह से
ऐसे टास्क कर सकते हैं जो इनसे 20 गुना फौज में नहीं कर सकती। ये हर फौज में स्पेशल ट्रुप्स होते हैं, इनको स्ट्रेटेजिक ट्रुप्स फोर्सेस बोला जाता है, जो अपना जो काम करते हैं उसका एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है दुश्मन पे और या लड़ाई पे। भारत के पास 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट्स हैं जिन्हें मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल फोर्सेस की ये यूनिट्स लेह और आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में वॉर गेम में हिस्सा लेती रहती है। इन कमांडोज की जाबाजी अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दिख चुके हैं। अब जरूरत पड़ी तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैराड्रॉप कर उतरेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दरअसल कई पोजीशंस पर चीन भौगोलिक स्थिति की वजह से 19-20 में भारत पे 20 पड़ता रहा है। संघर्ष की स्थिति में उसके सैनिक फटाफट पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब भारत उड़ के अपने दुश्मन पर वार करेगा। लद्दाख के मोर्चे पर भारत की सैन्य तैनाती अभूतपूर्व है। जरूरत पड़ने पर सैन्य साजो सामान की भी कमी न हो, इसके लिए सरकार ने तेजी से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने 38,900 करोड़ रुपए के लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब रूस गए थे तो भारत को जल्द रक्षा आपूर्ति कराने के लिए उन्होंने अहम बैठकें की थी और चीन के एतराज के बावजूद रूस इस पर सहमत हुआ था। फ्रांस भी 4 से 6 राफेल लड़ाकू विमान 27 जुलाई तक भारत को सौंप देगा। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने जो 38,900 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, इसके अनुसार 21 मिग-29 विमान रूस से खरीदे जाएंगे, जबकि 12 Su-30 MKI को HAL बनाकर देगा। रक्षा मंत्रालय ने 59 मौजूदा मिग-29 विमानों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। ये सारे फैसले भारतीय सैन्य ताकत को जोरदार करने के हैं। इनमें तत्कालिक और भविष्य की रक्षा रणनीतियां छिपी हुई हैं। मौजूदा तैनाती में भी भारत ने कोताही नहीं की है। भारत ने गतिरोध की शुरुआत में ही आर्टिलरी की तैनाती कर दी थी। 60 बोफोर्स तोपें पूर्वी लद्दाख में LAC पर मौजूद हैं। टैंकों का अलग ही रुतबा होता है। लोहे के इन योद्धाओं की ताकत ही अलग होती है और T-90 यानी भीष्म भारत का महाबली मोर्चे पर तैनात है। अपाचे दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक वाले युद्धक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। ये मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार LAC की गश्त कर रहे हैं। पहाड़ पठार से लेकर लद्दाख के नीले आकाश में भारतीय सेना के सर्वश्रेष्ठ हथियार शौर्य का परिचय दे रहे हैं। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान Su-30 MKI भी यहां पर उतार दिया है। Mi-17, V-5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं। ये हमला करने, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट के मामले में बेहतरीन है। जहां पारा माइनस से बहुत नीचे रहता है वहां भी, और जहां सूरज के शोले बरसते हैं वहां भी ये शानदार काम करते हैं। इसके साथ ही सीमा पर भारत ने एडवांस ड्रोन्स भी लगाए हैं, जिनमें हमारे क्वाडकॉप्टर हैं तो हेरॉन भी। श्वेता सिंह, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से पाकिस्तान भी सकते में आ गया। दरअसल भारत ने ऐसी हुंकार भरी है कि हर एक पड़ोसी जो सोच रहा था कि चीन के साजिश में एक हिस्सा बन जाए, वो डर कर, सहम कर अपने दायरे में लौटने का प्रयास कर रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीन तो चीन का पालतू बन चुका पाकिस्तान भी प्रधानमंत्री मोदी की लद्दाख यात्रा से सहम गया। कहां तो पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने सैनिकों का अतिरिक्त जमावड़ा कर रखा था, और कहां बाद में कहने लगा कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं।
LAC के पास अपने पराक्रमी जवानों का हौसला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया तो चीन पाकिस्तान के हौसले भी पस्त होने लगे। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि चीन को भी पाकिस्तान बना देना है। जैसे पाकिस्तान आज पैसे का मोहताज है, वैसा ही हाल चीन का भी हो सकता है। ये बेवजह नहीं है कि चीन की तिलमिलाहट सिर्फ प्रधानमंत्री के लेह जाने से ही नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की डिजिटल स्ट्राइक से भी है। बल्कि अब तो भारत ने आर्थिक स्ट्राइक का भी फैसला कर लिया है। आज तक ब्यूरो। नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यह कोशिश की चीन के बहकावे में आकर कि वो भारत के हिस्सों को अपना हिस्सा दिखा सकें, भारत के साथ टकराव की स्थिति बना सकें। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। चीन ने चाल चली कि नेपाल को आगे खड़ा करके हिंदुस्तान को परेशान कर देगा। कालापानी समेत उत्तराखंड के 3 गांवों पर अपना दावा करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही अपना दावा नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी का एक धड़ा उनको कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाना चाहता है और वो हटने को तैयार नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री को लगता है कि ये सब भारत की वजह से हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ओली चीन को लेकर बुने अपने ही जाल में फंस गए हैं। कहां वो भारत से जूझ रहे थे और कहां चीन ने उनके इलाके में कब्जा शुरू कर दिया। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। भारत एक एक करके हर दुश्मन से निपट रहा है, सबको शिकस्त दे रहा है, लेकिन जहां तक मुख्य दुश्मन यानी चीन का सवाल है, उसमें समय लगेगा, क्योंकि चीन मानते मानते बहुत वक्त लगाता है। भारत हालांकि इस बार पूरी तैयारी कर चुका है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।